हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने भारतीय इतिहास स्टार्ट कर रखा है और भारतीय इतिहास में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पाषाण काल। और पाषाण काल में हमने बताया था कि पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इनसे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस वीडियो को देख लें। और फिलहाल जो हमारा पाषाण काल के बाद जो इतिहास में टॉपिक आता है वो आता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, भी इसी का नाम है। और इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे और सिंधु सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से इसकी खोज हुई और खोज इसकी किसने की, और जो इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है, और जो इसका पवित्र पशु, इसके बारे में जो भी बिल्कुल फुल्ली डिटेल है इस वीडियो में हम वो जानेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामों में कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो आप सवाल बिल्कुल छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की अगर मैं समय की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता का जो समय है वो 2400 BC से लगाकर 1700 BC तक हो जाता है, और कहीं कहीं पर 1700 की जगह 1500 BC भी आ जाता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर चलना पड़ेगा। तो जो इसका समय है वो मैंने आपको बताया 2400 BC से लेकर 1700 BC तक इसका टाइम हो जाता है। और अगर 1700 ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पर आपको 1500 भी देखना पड़ेगा, वो तो आपको ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा वहीं पे। और अगर मैं सिंधु सभ्यता की खोज की बात करूँ तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और जो इनका नाम है वो राय बहादुर तो कहीं कहीं पे आता है, वैसे दयाराम साहनी ऑप्शन में मिलेगा। और इनके जो सहयोगी थे, एक थे व्हीलर करके उनका नाम था। और वैसे तो अमूमन एग्जाम में दयाराम साहनी आता है, अगर ऑप्शन में कभी व्हीलर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको व्हीलर भी इसी के साथ याद रखना है। तो जो इनकी खोज थी वो कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। कौन थे? जॉन मार्शल, ये व्यक्ति थे जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में इन्होंने खोज की। और जो इस सिंधु सभ्यता का नाम है, उपनाम है, वो एक तो है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी सभ्यता का नाम है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इनके हमें जो अवशेष मिले हैं उसमें कांस्य के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो जब हम अवशेषों की बात करेंगे तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्या क्या मिला। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, और उस वीडियो को हम आगे अपलोड करेंगे या आगे बनाएंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में ही देख लें। जो सिंधु सभ्यता का उद्भव है वो सिंधु सभ्यता का उद्भव जो है वो दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर से हुआ है। पश्चिमोत्तर मैं आपको अभी बताऊंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है और पश्चिमोत्तर क्या है। और जो ये फिलहाल जगह है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जगह फिलहाल पड़ती है। तो अभी आप सोचेंगे कि ये भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, तो ये जो शब्द आया है भारतीय उपमहाद्वीप, मैं आपको इसको डिटेल में इधर बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, जैसे हमारा ये एशिया महाद्वीप है, ऐसे करके कुछ ऐसा करके हमारा एशिया महाद्वीप है। चित्र पे मत जाइएगा, आप समझ रहे हैं, फोकस रखिए। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, और जो हमारा एशिया महाद्वीप की दक्षिणी शाखा है,
एशिया महाद्वीप की दक्षिणी शाखा को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं और इस उपमहाद्वीप में 7 देश हैं। तो मैं आपको 7 देश बता देता हूँ। वैसे ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी का है, जब हम वहाँ पर भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको हम फुल्ली डिटेल में बताएंगे। तो आप फिलहाल देखिए, जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें मैंने आपको जैसे भी बताया 7 देश हैं। जो 7 देश कौन कौन से हैं चलो ये भी देख लीजिएगा साथ के साथ। एक तो आपका भारत हुआ, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे 7 जो टोटल देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और जो ये उपमहाद्वीप है इसके भी पश्चिमोत्तर सागर से हुआ है। अब आपके माइंड में एकदम सवाल आया होगा कि भैया जी ये पश्चिमोत्तर क्या है। चलो अब इस पश्चिमोत्तर को भी समझ लेते हैं। मैं इसको वैसे रब कर दूं, इसका कोई काम नहीं है, अब इसको मैं रब कर दूं। वैसे आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही। जैसे मैं आपको थोड़ा दिशाओं के बारे में बता दूं, जैसे ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। जो हमारा जो ये हो गया पूरब, इसको भी लिख लीजिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो हमारा ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर से इसका हमने उद्भव बताया है। तो आप जो ये पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम पश्चिमोत्तर कहते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा वैसे इमेजिन करूं, जैसे आप यहाँ मान लीजिए कि ये भारत है, जैसे ये हमारा, ये इधर ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा हो गया भारत, ये कुछ इस प्रकार से हमारा भारत है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया भारत। ये इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया। और जो मैंने आपको बताया पश्चिमोत्तर शाखा, ये पश्चिमोत्तर शाखा जो है हमारी, ये कहाँ को इसका विस्तार लग रहा है हमें, इधर हो गया आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। तो मैं आपको इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सिंधु सभ्यता का उद्भव है वो मैंने आपको बताया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से पश्चिमोत्तर शाखा से यहाँ से हुआ है। तो आप इसको मैप को थोड़ा माइंड में रखिएगा, आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपकी होगी पश्चिमोत्तर शाखा, पश्चिमोत्तर शाखा, ये हो गई आपकी पश्चिमोत्तर शाखा। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। तो आप लौटकर वापस अब वहीं पर आ जाइएगा, सिंधु सभ्यता पर ही। ये तो हो गई इसके उद्भव की बात। और अगर मैं इसके जो ये खोज है, इसकी आपको खोज के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊं। जैसे खोज है तो कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि जैसा कि आपने सुना ही है कि हमारी हुई थी एक क्रांति जिसका नाम है वो 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से 1 साल पहले, तो उस टाइम पे आपको पता ही है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था। और ब्रिटिशर्स के राज में 1856 की बात है, 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे ट्रैक बन रहा था। और उस रेलवे ट्रैक में आपको पता ही है, जब उसके रेलवे ट्रैक को बनाएंगे तो बनाने में हमें मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें 2 ब्रिटिश मजदूर थे और उन ब्रिटिश मजदूरों को खुदाई में कुछ ईंटें मिली। तो उन्होंने सर जॉन मॉर्सल को बताया कि सर यहाँ पे हमें कुछ ईंटें मिली है। तो उसके बाद 1921 में सर जॉन मॉर्सल की अध्यक्षता में जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, उनको यह जिम्मा सौंपा गया कि आप वहाँ पर जाइए और इसकी खुदाई कीजिए। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलने स्टार्ट हो गए। और आपको पता है बाकी सिंधु सभ्यता के बारे में कि यह किस प्रकार से विस्तारित है। तो सबसे पहले अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है वो है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार हो जाता है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि मैं आपको ऐसे बता दूं, मैंने जैसे भी आपको बताया है, ये हो गया आपके दिशाएं, जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरब में कहाँ तक विस्तार है। तो पूरब में यहाँ पर एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ती है? ये हमारे यूपी के मेरठ में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? मेरठ में। ये मेरठ में आलमगीरपुर जगह पड़ती है। और इसके किस नदी के किनारे है? ये है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे ये आलमगीरपुर पड़ता है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो स्थल आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका आंसर होगा हिंडन नदी। तो अगर मैं इधर पश्चिम में बात करूं, पश्चिम में एक जगह पड़ती है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कहाँ पर है? ये जगह पड़ती है पाकिस्तान में। और जिस प्रकार से ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, इसी प्रकार से ये भी एक नदी के किनारे है ये भी एक नदी के किनारे जिसका नाम है दास्क नदी। ये है दास्क नदी के किनारे है। और जो हमारा उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है एक स्थान है मांडा। मांडा। मांडा एक स्थान है। कहाँ पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। वैसे पहले जब से हमारे जो ये जम्मू कश्मीर है, ये 2 यूटीज में डिवाइड हुआ था। पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, अखनूर जिला था ये। और अब ये इसका जो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है वो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन हो गया। और विभाजन के बाद ये जो मांडा है ये लद्दाख में चला गया। और तो ये जो लद्दाख में चला गया अब तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे ये मांडा पड़ता है। और अब हमारा एक स्थल बचा हुआ है दक्षिण का। और दक्षिण में एक जगह पड़ती है, महाराष्ट्र की जगह है ये। महाराष्ट्र में पड़ती है ये, जिसका नाम है दैमाबाद। ये है दैमाबाद। और कहाँ पर पड़ती है? मैंने बता दिया आपको, महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? ये है परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी के किनारे। तो मैंने आपको इसका विस्तार भी बता दिया, कहाँ से कहाँ तक है, और जो इसके स्थल है किस नदी के किनारे है। और आपको ये भी बता दिया है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैप है ये समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ से जो भी सवाल बनेगा उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो अगर अब मैं इसके आकार की बात करूं, जो सिंधु सभ्यता का आकार है वो है त्रिभुजाकार। सीधा एकदम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट एकदम सवाल बनेगा कि सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो ये है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसका आकार हो जाता है। और जो इसका समाज था, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो हमारा मातृ सत्तात्मक समाज था। कौन सा था? मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक इसका समाज हो जाता है। और जो इसका पवित्र पशु है, पवित्र पशु क्या है? पवित्र पशु है कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल या वर्षभ। वर्षभ भी इसी का नाम है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और यह श्रृंगार युक्त पशु या श्रृंग युक्त पशु भी इसी का ही नाम है। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। और जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे वे घरों में ईंटें लगी थी वे किस अनुपात में लगाते थे? क्योंकि घर तो में भी बनाते थे, हमें अवशेषों से पता चला है। तो जो ये हमारा ये घरों में जो अनुपात था ईंटों का वो था 4:2:1। इसका मतलब क्या है कि जो ये 4 थी ये इसकी लंबाई थी, और जो 2 थी ये इसकी ब्रेथ थी यानी कि इसकी चौड़ाई, और जो 1 थी इसकी हाइट थी। और इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। क्या नाम है इसका? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल भी इसी अनुपात का नाम है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जब घर बनाते थे तो ईंटों में किस अनुपात में ईंटों का प्रयोग करते थे? तो आपका आंसर होगा 4:2:1। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। और अगर मैं इसकी लिपि की बात करूं, जो इसकी लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक को बोलते हैं पिक्टोग्राफी। और जो इस लिपि की खास बात है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये दाएं से बाएं तो वैसे हम लिखते हैं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी कि इस प्रकार से लिखी जाती थी। हम तो ऐसे लिखते हैं। और जो ये लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जो इनका व्यवसाय था वो क्या था? व्यवसाय था इनका जो व्यापार प्लस कृषि। व्यापार और कृषि इनका व्यवसाय था।
और आपको पता ही है व्यापार नगर वाले करते थे और कृषि जो है गाँव वाले लोग करते थे। तो अब बात आती है इसके विशिष्ट गुणों की। जो ये सिंधु सभ्यता थी ये अपने विशिष्ट गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। अब आप पूछेंगे भैया जी ऐसे क्या विशिष्ट गुण थे, तो इसके विशिष्ट गुण है जैसे नगर नियोजन व्यवस्था, जैसे हो गया नगर नियोजन व्यवस्था, नगर नियोजन व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था। और जो ये सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये पॉइंट है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे नगर नियोजन व्यवस्था पॉइंट आया, तो जो ये नगर नियोजन व्यवस्था है ये हमारी इनकी थी, ये दो टीलों में विभाजित थी एक प्रकार से। जैसे कौन सी थी? ये दो टीलों में विभाजित थी, दो टीलों में विभाजित थी। एक तो था पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और दूसरा था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। जो हमारा पश्चिमी टीला था ये, इसमें हमारे उच्च वर्ग आते थे। क्या आते थे? उच्च वर्ग, उच्च वर्ग आते थे। और जो ये पूर्वी टीला था इसमें हमारे निम्न वर्ग आते थे। मैं आपको समझा रहा हूँ, निम्न वर्ग आते थे। तो आप पूछेंगे कि भैया जी उच्च वर्ग में कौन कौन से आते थे? उच्च वर्ग में जैसे राजा है, राजा उच्च वर्ग में ही आएगा, और पुरोहित, पुरोहित भी उच्च वर्ग में आता है। और अगर बात करूं मैं निम्न वर्ग की, तो निम्न वर्ग में आपको पता ही है क्या आएगा? किसान या मजदूर निम्न वर्ग में ही आएंगे। किसान या मजदूर, किसान या मजदूर निम्न वर्ग में ही आएंगे। इस प्रकार से ये दो टीलों में विभाजित थी। मैंने आपको बता दिया है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ये आपको बता दिया कि पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग आता था और पूर्वी टीले में निम्न वर्ग आता था। और उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित आते थे और निम्न वर्ग में आपके किसान और मजदूर आते थे। तो जो ये सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, ये आपको मैंने बता ही दिया है। और जो ये थी जल निकास व्यवस्था, मतलब इसका मतलब है कि जो उस टाइम के लोग थे वो जल को बचाने के लिए पक्की नालियों का प्रयोग करते थे। तो इसलिए इसको कहा गया कि जल निकास व्यवस्था भी उस टाइम की बहुत अच्छी थी। और जो ये सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कि अब बात आती है इसके विनाश की। जो सिंधु सभ्यता का विनाश है वो किस प्रकार से माना जाता है? कोई तो बोलता है इसको महामारी के कारण, महामारी के कारण। कोई बोलता है इसको इंद्र द्वारा, इंद्र द्वारा इसका विनाश हुआ। और कोई बोलता है इसका बाढ़ के कारण विनाश हुआ। तो आपके जो महामारी है इससे भी इसका विनाश नहीं माना जाता, जो विद्वानों ने माना है। और इंद्र के द्वारा भी इसका जो है विनाश नहीं माना गया। तो जो मान्यता मिली है वो बाढ़ द्वारा मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ, किस कारण हुआ, तो आपका आंसर होगा बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपने थंबनेल में भी देखा है वो है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे किस धातु से अपरिचित थे, मतलब किस धातु को नहीं जानते थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो धातु है लोहा। कौन सी है धातु? मैं बता रहा हूँ किस प्रकार है। लोहा, जो ये धातु है लोहा, इस लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पर अगर इन्हें लोहे की जानकारी होती तो ये अपना जो व्यापार करते थे, व्यापार में ये सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। अगर इस सिक्कों का प्रयोग करते तो सीधी सी बात है ये लोहे का भी इनको ज्ञान होता। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये जो व्यापार करते थे ये वस्तुओं के बदले वस्तु देते थे, इस प्रकार से व्यापार करते थे। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है ये सब कुछ सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में थी। और जो इसका पार्ट बचा हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे आपका हुआ हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगन हुआ, चनहुदड़ो हुआ। यहाँ से किस प्रकार से अवशेष मिले और किस प्रकार से यहाँ के अवशेष मिले और किसकी खोज कब हुई, किसने की, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। और आपको इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखना है। और अगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न रह गया है, जैसे हमें कोई अवशेष मिला है, जैसे हमें कोई सिंधु सभ्यता का अवशेष मिला है, हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि ये कितना पुराना है? तो इसके लिए एक कार्बन डेटिंग विधि बनाई गई है जिसका नाम है C14। आपको ये लिख लेना है कहीं पर, ऐसे लिख लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के अवशेष
का समय जानने की विधि या प्रणाली वो क्या है, कार्बन की घात 14। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के मिले अवशेष किस विधि द्वारा जांचे जाते हैं या किस प्रकार से उनका टाइम ज्ञात किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सी की घात 14। तो ये सब कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में था। मैंने आपको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है, प्रमुख स्थल है, उनके बारे में भी बता दिया। उनके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो मैंने आपको नोट कराया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसी प्रकार से हमेशा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।